Today's lecture is about कुछ डोंट्स हैं ऐसे के जनरली वो डिस्कस करेंगे हम लोग। देन ऐसे की टाइम प्लानिंग है, देन टॉपिक सिलेक्शन है, और उसके बाद आउटलाइन मेकिंग है। उस आउटलाइन मेकिंग के अंदर फिर सब डिवीजन्स हैं जिसमें उन सब डिवीजन्स में आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, आपकी रफ आउटलाइन है और आपकी फाइनल आउटलाइन है, और आपने इसको लिखना कैसे है, ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर आ जाएंगी। मेरा किधर गया डॉक्स, गूगल डॉक्स में। अच्छा, ये जो कुछ जनरल डोंट्स हैं ऐसे के, कुछ जनरल चीज़ें जो कि आपने ऐसे में नहीं करनी, उनमें से एक चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी। बाकी चीज़ें दो तीन है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर आर टू काइंड ऑफ टेक्निक्स व्हाइल यू राइटिंग एन एसे। एक को शॉटगन टेक्निक कहते हैं। शॉटगन ये जो पैलेट गन होती है जिसके अंदर बल्कि आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरे को वन बुलेट टेक्निक कहते हैं। अब ये जो शॉटगन टेक्निक है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है आपने पैलेट गन देखी है, ये जब आप जाते हैं बैंक में जाते हैं तो बैंक के बाहर जो गार्ड्स होते हैं उनके पास वो गन होती है। बेसिकली उसको पंप एक्शन भी कहते हैं, उसको पैलेट गन भी कहते हैं। उसके अंदर एक बड़ी सी गोली आती है, उस बड़ी गोली के अंदर आगे फिर छोटी छोटी मेटल की पैलेट्स होते हैं, मेटल की छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स से होते हैं जिसे वो हिट करते हैं। बेसिकली पैलेट गन का या शॉर्ट गन का मकसद ये होता है व्हेन योर टारगेट इज मूविंग समवेयर, जब आपको श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट किस चीज के ऊपर और कहाँ पे आपने हिट करना है, फिर आप शॉटगन यूज करते हो। योर टारगेट इज मूविंग, आपने शॉटगन से शॉट फायर किया, उसके अंदर जो 60-70 पैलेट्स हैं वो ऐसे फैल के जाते हैं। अब ये आपका टारगेट है। अब ये मूव चूंकि कर रहा है तो उन पैलेट्स को एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि हमने यहाँ पे हिट करना है। ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। तो जब वो पैलेट्स फैल के आते हैं तो वो ये जहां पे भी होगा ना, उसको वो अप्रोक्सीमेट चांसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं पे उसको हिट कर देगा। इसको बोलते हैं शॉटगन टेक्निक। अब शॉटगन टेक्निक राइट अप में क्या होती है, ऐसे के अंदर कैसे शॉटगन टेक्निक होती है? जब आप को एक टॉपिक आपके सामने आया और आपने ऑल दैट यू नो अबाउट दैट टॉपिक, वो सब कुछ ही लिख दिया जो कुछ भी आपको आता था, विदाउट थिंकिंग कि इसकी रेलिवेंस है या नहीं है, विदाउट थिंकिंग के टॉपिक के किस एस्पेक्ट को आपने डिस्कस करना है, ये सोचे बगैर आपने जो कुछ आपको आता था वो लिख दिया, इस उम्मीद के साथ कि टारगेट पे जाके कोई ना कोई आइडिया तो हिट करेगा। जैसे शॉटगन में आप करते हो कि टारगेट पे कोई ना कोई पैलेट जाके हिट कर देगी। आपने यहाँ पे भी सारे का सारा नॉलेज जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास था सब का सब शेयर कर दिया, रेलिवेंस और इररेलिवेंस सोचे बगैर। ये सोच करके पेपर चेकर को इसमें से ज्यादातर तो आर्गुमेंट्स पसंद आ जाएंगे, बेशक कुछ इररेलेवेंट आर्गुमेंट्स भी हैं। इसको कहते हैं शॉटगन टेक्निक। वन बुलेट टेक्निक क्या होती है? यू हैव वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक और आपने थ्रू आउट ऐसे उस सिंगल एस्पेक्ट के ऊपर सिर्फ बात करनी है। यानी कि यू हैव वन बुलेट एंड यू हैव अ टारगेट एंड यू हैव टू हिट दैट वन बुलेट टू दैट टारगेट। आपके पास मल्टीपल बुलेट्स नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है कि आप उस एक बुलेट को हिट कर सको कि वो कोई तो जाके हिट करेगी। ये काम आपने ऐसे में नहीं करना होता। सो यू हैव टू अवॉइड शॉटगन टेक्निक एंड यू हैव टू रिलाई ऑन वन बुलेट टेक्निक। इसमें वो जो मैंने कल डिस्कस किया था कि रेलिवेंस आपकी जितनी ज्यादा होगी, सेंट्रल आइडिया जो थीम ऑफ द पैसेज है, थीम ऑफ द टॉपिक है, उससे कितना ज्यादा रिलेट रहकर आप बातें करते हो, ये चीज मैटर करती है ऐसे के अंदर। पहले नंबर पे ये बात होगी। दूसरे नंबर पे ऐसे लिखते हुए या करंट अफेयर्स का टॉपिक लिखते हुए, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक लिखते हुए, मतलब कंपेटिटिव एग्जाम का कोई भी टॉपिक लिखते हुए अगर आप इस तरह लिखो, जैसे बिफोर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक लेट अस डिस्कस दिस, लेट अस डिस्कस दैट, लेट अस गो इनटू समथिंग एल्स,
जैसे आप तकरीर कर रहे होते हो तो आप कहते हो कि वो एक तमहीद बांधते हो, आप डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आप बात नहीं करते, इधर उधर की बातें घुमा फिरा के उनको फिर रिलेट करते हो सेंट्रल आइडिया के साथ। ये काम आपने ऐसे में नहीं करना होता। ये काम आपने किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं करना होता। आपने डायरेक्टली टॉपिक के बारे में बात करनी है, आपने डायरेक्टली उसको हिट करना है, आपने इधर उधर की कहानियां नहीं करनी। ये जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में भी आ सकता है, जर्नलिज्म में भी इस तरह की बातें की जाती हैं। वो जैसे अक्सर आप इसकी हारून रशीद के कालम पढ़ें या वो जो जावेद चौधरी उसके कालम पढ़ें, तो वो कोई दो चार बातें करके कहानियां कहानियां आपको डालकर आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करके फिर आपको मेन थीम की तरफ लेकर आते हैं। ये काम आपने नहीं करना होता ऐसे में। तीसरे नंबर पे यू हैव टू कीप इन माइंड कि ब्रीफ एसेज नहीं होने चाहिए, ऐसे स्किम्पी नहीं होने चाहिए। स्किम्पी किसे कहते हैं? मतलब व्हेन यू आर डन राइटिंग, पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि आप जब लिख चुकते हैं उसके बाद आपके ज़हन में आता है यार मैंने ये पॉइंट भी लिखना था, ओहो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट था, ये तो मैंने मिस कर दिया, मुझे ये भी ऐड करना चाहिए था, मुझे ये भी ऐड करना चाहिए था। ये काम आपको बाद में याद नहीं आना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका ऐसे ब्रीफ हो जाएगा। आप 1000 वर्ड्स का, 1200 का, 1500 वर्ड्स का आप ऐसे लिख के आ जाओगे और बाद में आके आपको याद आएगा यार मैं ये भी ऐड कर सकता था, ये आर्गुमेंट भी बड़ा अच्छा था ऐड हो सकता था, ये आर्गुमेंट भी बड़ा अच्छा था ऐड हो सकता था। ये काम आपने नहीं करना होता। यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जो कुछ नॉलेज आपने कन्वे करना है वो इन 3 घंटों के अंदर कन्वे कर देना है। अब उसमें आगे हम जाके डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और वो कैसे आपने वो सारा डिस्कस करना है। विद इन दैट टाइम स्पैन आपने डिसाइड करना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेलिवेंट, व्हाट इज टू द पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली आपने वहां पे लिखना है। बाद में आपके ज़हन में वो पछतावा नहीं आना चाहिए कि ये पॉइंट भी था, ये भी ऐड करना था, इसको भी डिस्कस कर सकता था। ये काम नहीं करना आपने। वंस यू आर डन राइटिंग, अभी चूंकि आपके पास टाइम है, आप एग्जाम में तो नहीं बैठे हुए, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज मिसिंग विच हैड टू बी इन दैट टॉपिक। अपने आप से पूछिए, उसको री रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए, उसमें से कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि मिसिंग है, जो उसमें ऐड करने चाहिए थे। ये चीजें होगी, 3 चीजें हो गई। चौथा डोंट है कि आपको कभी भी ऐसे में साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको आदत है टॉपिक से हट जाने की, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि आप एक बात आर्गुमेंट लिखते लिखते आप किसी और चीज में घुस जाते हैं, कोई और बात करना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए आप स्केलेटन आंसर्स लिखा करें। स्केलेटन आंसर से क्या मुराद है कि आप सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन किया करें। जैसे आउटलाइन बनाते हैं ना, आज हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन कैसे बनाते हैं, उस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बनानी है। कोशिश आपने ये करनी है। तो ये कुछ थे जर्नल डोंट्स ऑफ द ऐसे जो मेरे ज़हन में थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स टाइम प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी जाती जो राय है उसके मुताबिक, और ये मैंने अपने बड़े भाई से आइडियाज़ लिए, वो पुलिस सर्विसेज में हैं, उनके मुताबिक कि आपको, ये मैंने आपके साथ चैट में शेयर कर दिया है टाइम प्लान। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के ऊपर 10 मिनट्स, सॉरी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर 10 मिनट्स है। अब ये 10 मिनट्स क्यों, मैंने इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया, वो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर 10 मिनट्स हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरिंग योर एसे, यानी कि आउटलाइन को फॉर्मलाइज करना, इसके ऊपर आपके पास 20 मिनट्स हैं। फिर 10 मिनट दिए मैंने नीट आउटलाइन के लिखने के लिए। ये ओवरऑल आपके पास 40 मिनट बनते हैं, जिसके अंदर आपने, जब आपके हाथ में पेपर आ गया उससे लेकर जब आपने अपनी आउटलाइन फाइनलाइज कर लिया उस तक आपके पास 40 मिनट हैं। इसके बाद आपके पास 120 मिनट हैं राइट अप करने के लिए। 120 मिनट में यू हैव टू डिसाइड कि आपने 2000 से 2200 2500 वर्ड्स के राउंड अबाउट आपने ऐसे लिखना है। और ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ये बीच में एक दो टर्म्स आई हैं जिसमें उन्होंने एक दिन में एक पेपर रखा है, लेकिन हमारे दौर में और अब फिर आई थिंक एक दिन में 2 पेपर होते हैं, पहले ऐसे का होता है फिर प्रेसी का होता है। तो इतना ज्यादा आपको लिखना पड़ता है, इतना ज्यादा लिखना पड़ता है कि ये जो जगह है ये वाली, ये आपकी दर्द करना शुरू कर देती है। ये ऐसे पेन पकड़ पकड़ के ना, वैसे लिख लिख के यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। और ये पहले 3 दिन यही प्रैक्टिस रहती है, डेली 6 घंटे मुसलसल आपने लिखना है।
एंड इट्स अ वेरी बिग डील। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप वहां पे प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं वो कीजिए। और एंड पे 10 मिनट फिर मैंने रखे हैं रिवीजन के लिए। सो ओवरऑल आपके पास 60 मिनट्स हैं जिसमें आप स्ट्रक्चरिंग करोगे, आउटलाइन फाइनलाइज करोगे, रिवीजन करोगे, आउटलाइन लिखोगे, ये सारे काम करोगे। और 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे आपके पास हैं जिसमें आपने पूरा ऐसे लिखना है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से लेकर कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक जितना बीच में हिस्सा आता है बॉडी ऑफ द ऐसे, वो सारा आपने 2 घंटों में लिखना है। अब ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरा टाइम प्लान है। आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप इसमें से किसी चीज में टाइम को स्क्वीज करके दूसरे को भी दे सकते हैं, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है। अब मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर आपने 10 मिनट लगाने हैं। अब ये 10 मिनट क्यों लगाने हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू डोंट हैव अ प्लेस टू गो। आपने एक टारगेट सिलेक्ट कर लिया, 15-10 मिनट अगर आपने उसके ऊपर लगा दिए, आपने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उसके ऊपर क्रॉस करके नया टॉपिक चूज कर लें। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर काफी टाइम स्पेंड करें। दूसरे नंबर पे 10 मिनट मैंने इसलिए भी दिए कि सम टाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के दौरान 2 आइडियाज में, समटाइम्स 3 आइडियाज में आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये आइडिया भी मुझे आता है, ये आइडिया भी मुझे आता है, ये वाला भी आता है, तो मुझे इनमें से किस पे लिखना चाहिए। इन सच अ केस अगर आप 2 आइडियाज में कंफ्यूज हैं तो उन 2 आइडियाज के कुछ पॉइंट्स आप जो आंसरिंग चीज है उसकी रफ साइड पे आप लिख लीजिए। एक आइडिया के आप 1 2 4 5 6 8 10 पॉइंट लिखें, दूसरे के 2 3 4 6 लिखें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अपने ब्रेन की कैपेबिलिटीज का कि किसके ऊपर आपको ग्रिप ज्यादा है। मतलब जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर आपको ग्रिप ज्यादा है, किसके आर्गुमेंट्स आपके पास ज्यादा हैं, किसके लॉजिकल या रेफरेंसेस किसके आपके पास ज्यादा हैं। तो इसलिए भी मैंने 10 मिनट दिए। उसके बाद 10 मिनट मैंने इसलिए भी दिए कि आप डिफाइन कर लें कि विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। हिस्ट्री से रिलेटेड भी टॉपिक्स होंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी होंगे, सोशल साइंसेस से रिलेटेड भी होंगे, फिलोसफी से भी रिलेटेड भी होंगे। आपको 2-3 फील्ड्स ऐसे होंगे जिनमें आप काफी कमांड रखते हैं, तो आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपने उसमें से चूज करना है। सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जब आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तो आप बेसिकली पेपर चेकर को ये बताने जा रहे हो कि दिस इज व्हाट यू आर गुड एट। आपने, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड इज क्रूशियल। जब आपने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट किया तो आप पेपर चेकर को एक रफ सा आइडिया दे रहे हो कि किस फील्ड के रिलेटेड, किस फील्ड के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली उसने आपका पेपर मार्क करना है, पेपर आपका चेक करना है। सोशल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स हैं, जनरल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स हैं, फिलोसफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, किस चीज के हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वहां से जज करेगा। सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी मैंने इसके ऊपर आपको 10 मिनट का टाइम दिया ताकि आप अच्छे तरीके से सोच सकें। ये तो हो गया यहां तक का मामला। यहां तक समझ आ गया? आप सब लोगों को एक एक मैसेज कर दें मुझे प्लीज, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग आउटलाइन मेकिंग की तरफ। उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और वो आपने करनी कैसे है। द वेरी फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग आउटलाइन मेकिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? जैसे कि इस लफ्ज से आपको जाहिर हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द वेरी वर्ड, ब्रेन के अंदर स्टॉर्म लेके आना, ब्रेन के अंदर तूफान लेके आना, भूचाल लेके आना ब्रेन के अंदर। बेसिकली दिस इज योर ब्रेन। ये स्कल है आपका, इसकी ऊपर वाली ये हड्डी आदि, इसको ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, ढकना खोल लें, इसके अंदर आपका ब्रेन पड़ा हुआ है। अब इस ये जो हाफ स्कल बचा आपका ऐसे प्याले की तरह, उसके अंदर आपने वो नूर बच्चे, मैं क्वेश्चन एंड पे करूंगा, वो फिर वो नहीं रहता, फोकस नहीं रहता बंदे का। क्वेश्चन सेशन आंसर सेशन एंड पे रखते हैं। तो वो स्कल के अंदर आपने तूफान लेके आया, वो उसको
वर्ल लाइक तूफान होता है, जैसे वर्लिंग दरवेश होता है ना, वो गोल घूम रहे होते हैं, या आप वो कह सकते हो हरिकेन, टोर्नेडो टाइप, उस तरह का आपने तूफान लेके आए हो. नाउ बेसिकली योर ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज. वो तूफान इज दैट स्पेसिफिक टॉपिक जो आपने चूज कर लिया, जो आपने फाइनलाइज कर लिया. नाउ दैट टॉपिक इज गोइंग टू गो थ्रू ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ योर ब्रेन. आपके ब्रेन की हर साइड से वो टॉपिक घूम रहा है, और वहां से उसने डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट सेक्शंस में जो पड़ी हुई है वो उसने कलेक्ट करनी है, और आपको बताते जाना है कि इसमें ये आर्गुमेंट है, इसमें ये इफेक्ट्स हैं, इसमें ये फिगर्स हैं, इसमें ये सर्वे है, इसमें फलान है, इसमें टमकान. आपका ब्रेन आपको बताता जा रहा है. नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने करना क्या है, आंसरिंग शीट की बैक साइड पे चले जाएं, रफ साइड जिसको आप कहते हो, वहां पे योर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू डिफरेंट पॉइंट्स. एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपका ब्रेन बताता जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज, एक पॉइंट आपके ब्रेन ने आपको बताया, यू राइट इट डाउन. दूसरा बताया, यू राइट इट डाउन. तीसरा बताया, यू राइट इट डाउन. यू कीप राइटिंग देम, कीप राइटिंग देम. आपका ब्रेन आपको 100 पॉइंट्स भी बता दे, यू हैव टू कीप राइटिंग देम. यहां पे ये जो पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, यू आर नॉट सपोज टू थिंक दिस पॉइंट इज रेलिवेंट और नॉट. यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट देयर सीक्वेंस. यू आर नॉट सपोज टू थिंक, पैनिक बिल्कुल नहीं करना. ये स्टूडेंट ये काम इतना, वो तो ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहा है, इधर आपने साइड पे करके देखा, इधर आपने साइड पे, यार इसने तो पहले 2-3 पैराग्राफ लिख ली हुई, ये क्या हो रहा है, और मैं अभी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बैठा हुआ हूं. इसके बारे में पैनिक बिल्कुल नहीं करना. आपकी अपनी रेस है. जब घोड़े रेस में जा रहे होते हैं ना, किसी भी जानवर की रेस आप देखें, दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद एनीबॉडी एल्स. ऑल दे हैव टू डू इज कि मैंने कितनी स्पीड लगानी. इसी चीज के साथ आपको भी कंसर्न होना चाहिए कि मैंने कितना अच्छा मटेरियल देना है, मैंने कितना अच्छा परफॉर्म करना है. तो आपने पैनिक नहीं करना. वॉट एवर योर माइंड रिकमेंड्स यू, कीप राइटिंग देम. मैंने ये कहा कि आपने ना सीक्वेंस सोचना है ना रेलिवेंस सोचनी है. उसकी वजह क्या है? व्हेन योर ब्रेन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, एक चीज के बारे में, आप, ये ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी है कि आप एक वक्त में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकते हो. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि दिस थिंग इज रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट, योर ब्रेन विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक, और आपका ब्रेन ये सोचना शुरू कर देगा कि ये आर्गुमेंट रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट. तो वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आपने अपने ब्रेन को क्वेश्चन नहीं करना. जो कुछ भी आपको वो आर्गुमेंट्स बताए, इफ योर आर्गुमेंट, इफ योर टॉपिक इज रिलीजन रिलेटेड and your brain is telling you about pornography, your brain is telling you about lesbianism, your brain is telling you about something philosophical, कुछ भी, जो भी आपका ब्रेन आपको बता रहा है, just keep writing it. Don't question your brain while you're doing brainstorming. ये जितने भी आइडियाज हैं उनको आप जंबल्ड रख सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कूची मूची, जिस तरह मर्जी आप लिखना चाहते हो लिखो. उनको सीक्वेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं. इस सारे प्रोसेस को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हो. Thinking and writing, that's it. No counter questions, no counter thoughts, कुछ भी आपने ब्रेन को और नहीं देना. सिर्फ वो टॉपिक होगा और आपका दिमाग होगा और आपकी पेंसिल होगी. That's it. इस पॉइंट की समझ आ गई? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज जंबल्ड आउटलाइन. जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऐसे राइटिंग में, या थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो बीच में से. लेकिन इनिशियली इस स्टेप को फॉलो करना इज समवॉट नेसेसरी, आपको करना चाहिए. जंबल्ड आउटलाइन क्या होती है? जो कुछ आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए एक पेज के ऊपर आपने लिखे हैं, उन सब पॉइंट्स को लाइंस में लिखने का नाम इज जंबल्ड आउटलाइन. कोई हेडिंग्स नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई रेलिवेंस नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उन पॉइंट्स को लाइंस में लिखना है. इसको कहते हैं जंबल्ड आउटलाइन. डू नॉट वरी अबाउट प्रायोरिटी. तमाम पॉइंट्स लिखो, कोई पॉइंट मिस ना करो, किसी नंबर को मिस नहीं करना. इस दौरान होगा क्या, नए आइडियाज आपके जहन में इमर्ज करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड. जब आप एक चीज के बारे में सोच रहे होते हो, उस चीज के बारे में लिख रहे होते हो, तो नए आइडियाज जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान भी आपके जहन में नहीं आए, वो जंबल्ड आउटलाइन बनाते हुए, यानी कि उन पॉइंट्स को नीट लिखते हुए आपके जहन में आएंगे.
उनको भी आपने उसमें ऐड कर लेना। ये सिंपल ये प्रोसेस है, ये सिंपल स्टेप है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। इससे जो अगला स्टेप है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज स्टेप जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। ये आपकी आउटलाइन मेकिंग है असल में जो अब आ रही है। इसको मैंने नाम दिया हुआ है रफ आउटलाइन का। ये नाम सारे मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हुए हैं, अदरवाइज कोई ऐसे नाम नूम या कुछ भी इस तरह की डिटेल्स नहीं होती। अच्छा, रफ आउटलाइन में क्या होता है? यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। ये सारा काम अभी आप रफ साइड ऑफ आंसरिंग शीट पे कर रहे हो, आप अभी नीट साइड पे या सामने अभी आप उसको आर्गुमेंट्स को नहीं लेके आए, बैक साइड पे ही कर रहे हो। आपने एक पहला पॉइंट लिख देना है, बच्चे मैंने पहले कहा कि जो क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं उनको नोट कर लिया करें, बाय एंड ऑफ द टॉपिक, बाय एंड ऑफ द लेक्चर वो मुझसे पूछ लिया करें। इस दौरान जब ये मैं दे रहा होता हूँ तो बीच में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर मैं उस तरफ देखना शुरू हो जाता हूँ और वो मेन फोकस हट जाता है। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स रफ आउटलाइन, आपने पहला एक पॉइंट लिखना है, उसको आपने लिख देना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन, सिंपल आपने लिख दिया। उसके नीचे ये ऑप्शनल है, अब जो नेक्स्ट मैं बात बताने लगा हूं, अगर आप चाहें तो सब पॉइंट्स उसको दे सकते हो, मतलब हाइफन डाल के एक पॉइंट लिखा, हाइफन डाल के दूसरा, हाइफन डाल के तीसरा पॉइंट, ठीक है। और इसी के अंदर आपने अगर थीसिस स्टेटमेंट भी देनी है तो वो भी इसी के अंदर होगी, इसके सब पॉइंट्स में ही होगी। अगर आप इसके सब पॉइंट्स नहीं भी देना चाहते, इट्स टोटली फाइन, जस्ट इंट्रोडक्शन लिख दिया, नीचे उसके थीसिस स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये आपका पहला पिलर ऑफ द एसे है। आगे इसके बाद आपने 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6, जितनी भी आपको मुनासिब लगे, यू हैव टू मेक इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव पिलर्स ऑफ द एसे। दो टर्म्स मैंने बोली हैं, इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। इंटरेक्टिव से मुराद ये है ऐसी चीज जिसको पढ़ने का दिल करे, ऐसी चीज जो रीडर के साथ इंटरेक्ट करे, रीडर को अपनी तरफ बुलाए। अट्रैक्टिव उसी मीनिंग में आएगा, लेकिन उसमें यह है कि वो जस्ट मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन हो, जिसमें आइडियाज रिपीट ना हो, वर्ड्स रिपीट ना हो रहे हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाएगी। सो मेन फोकस शुड बी ऑन इंटरेक्शन। आपने पिलर्स ऑफ द एसे बनाने हैं। अब ये पिलर्स ऑफ द एसे क्या होते हैं? हमेशा याद रखिए कि जैसे आप जब कोई एक बिल्डिंग हम बना रहे होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, बैटरी इज अबाउट टू एंड। लग जा, लगी। अच्छा, जब आप कोई बिल्डिंग एक बना रहे होते हो या किसी की भी बिल्डिंग जो बन रही हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उसकी बुनियादों के ऊपर अगर आप जाओ, आप में से कोई भी बंदा जाए, आप उन बुनियादों से डिफाइन कर लेते हैं, यार ये एंट्री हो सकती है, ये ड्राइंग रूम होगा, ये इनका गैराज हो सकता है जहाँ पे गाड़ियां खड़े करेंगे, ये टीवी लाउंज एक्सपेक्टेड है, ये वॉशरूम होगा, ये डाइनिंग रूम होगा, ये सारी चीजें होंगी। दैट इज व्हाट पिलर्स ऑफ द एसे आर। दे डिफाइन कि आपके ऐसे के अंदर कौन कौन सा आर्गुमेंट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस ऐसे को किस किस स्पेक्ट्रम के अंदर रख कर डिफाइन कर रहे हो, कितना डिटेल में जा रहे हो, कौन कौन से पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हो। और ये पिलर्स ही डिफाइन करेंगे कि क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, क्या आपके वो क्या उसे कहते हैं, एक्सटेंडेड बाउंड्रीज आपकी कितनी हैं, जिनसे बाहर आपने कोई आर्गुमेंट डिस्कस नहीं करना। सो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक आ गया, लेट्स से फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अक्सर मेरे ज़हन पे यही टॉपिक चढ़ा रहता है, डेमोक्रेसी हर वक्त सर पे सवार रहती है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अब इसके आपने पिलर्स बनाने हैं। इसमें पहला पिलर आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। दूसरा पिलर, आप अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, या ये कह देंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस तरह के पिलर बनाना शुरू कर देंगे, जबकि पेपर चेकर ने ये चीज़ पूछी ही नहीं।
वो पूछ रहा है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सो बेसिकली इसमें मेन पिलर आपका होगा करंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी बेस पे आप डिफाइन करेंगे फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज के वो आगे जाके कैसी होगी। सो योर फर्स्ट पिलर कैन बी the current scenario of democracy in Pakistan, या the current evolutionary process in democracy of Pakistan। ये क्या है, मैं इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि उसमें बंदे की जो है ना वो उसके लिए जाज़बे नजर बनाना, उसके लिए खूबसूरत उसको बनाना, उसके लिए प्रेजेंटेबल बनाना, ये पहला मैंने पिलर बना दिया। उसमें करंट सिनेरियोज बता दूंगा कि डेमोक्रेसी के मेन जो कंटेंट्स होते हैं, डेमोक्रेसी की जो मेन नीड्स होती हैं, जो कंसोलिडेटेड डेमोक्रेसी की मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें से क्या क्या अचीव हो चुका है, क्या क्या अचीव होने वाला है। उसकी बेस पे फिर मैं नेक्स्ट पिलर बनाऊंगा जो होगा अबाउट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या व्हाट इज सीन इन नियर फ्यूचर। एक मैं पिलर ये बना सकता हूँ कि आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में हम क्या देखते हैं। फिर एक पिलर मैं ये भी बना सकता हूँ कि फार फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है। हम अभी के सिनेरियो से आगे वो चीजें डिफाइन करेंगे। 3-4 पिलर इस तरह के डिफाइन करके फिर मैं कुछ सजेशंस या कुछ इस तरह का जो भी उसमें एक पिलर ऐड करना चाहूँ करके एंड पे आप मैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ दे दूंगा। सो पहले मैंने इंट्रोडक्टरी बनाया, उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स ऐड कर दिए, वो क्या ऑप्शनल है। दूसरा मैंने कोई पिलर बनाया जिसमें करंट सिचुएशन है डेमोक्रेसी की, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आर्गुमेंट्स जो मैंने लिखने हैं वो डिफाइन करूंगा। अब मैं रफ आउटलाइन बनाते हुए करूंगा क्या, जो मैंने दूसरा पिलर बनाया इंट्रोडक्शन के बाद वाला, उसके नीचे 3-4 लाइनें खाली छोड़ दूंगा। फिर अगला पिलर बनाऊंगा, उसके नीचे 3-4 लाइनें खाली, फिर उससे अगला पिलर, उससे नीचे 3-4 लाइनें खाली। अब ये जो 3-4 लाइनें हर पिलर के नीचे मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इनको मैंने किससे फिलअप करना है। जो जंबल्ड आउटलाइन मेरी थी, जो मेरे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग से आर्गुमेंट आए थे, वहां से मैंने देखना है कौन सा आर्गुमेंट किस पिलर से रिलेटेड है, उसको मैं वहां से उठा के उस पिलर के नीचे डाल दूंगा। दूसरा आर्गुमेंट वहां से उठाया, दूसरा पॉइंट जो मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग से मिला वो किससे रिलेटेड है, वहां पे डाल दूंगा। तीसरा आया वो किससे रिलेटेड है, उधर डाल दिया। चौथा आया वो किससे रिलेटेड है, उधर डाल दिया। इस तरह वो आर्गुमेंट्स उन पिलर्स के नीचे मैं डिफाइन करता जाऊंगा। अब यहां पे आपने इसके बाद आपने नंबरिंग देनी है उनको। लाइक आपका पहला जो पिलर था करंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी वाला, उसके नीचे आपने 4 फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट्स दे दिए। उन 4 में से आप समझते हैं द पॉइंट नंबर 3 शुड बी एट नंबर 1, तो 3 की थर्ड लाइन के आगे जो भी आपने आर्गुमेंट लिखा उसके आगे 1 लिख के सर्कल लगा दीजिए, ताकि जब आप फाइनल आउटलाइन बनाए तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट मैंने ऊपर लिखना है, ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस करना है। वो सीक्वेंशली और सिस्टमैटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो जितना इंपॉर्टेंट होगा वो उतना पहले आ जाएगा। इस तरह आपने उनको नंबरिंग दे देनी है। आप उनको अप एंड डाउन मूव कर सकते हो एज पर योर चॉइस। आप कटिंग कर सकते हो, उसमें गंद डाल सकते हो, जो काम भी करना चाहो कर सकते हो। इस दौरान भी आपका ब्रेन आपको नए आइडियाज रिकमेंड करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट सर्टेन थिंग। जब आप स्पेशली पेपर में बैठे हुए होते हो तो वो आपको वो चीजें बताता रहेगा। यू हैव टू ऐड दोज थिंग्स इन रफ आउटलाइन। ये एक वेग सा फॉर्मेट है आपकी फाइनल आउटलाइन का। यहां तक समझ आ गई? बस कुछ बुक्स पढ़ी नहीं, यहाँ पे मैं देखूं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट की शायद समझ आ रही है। ये पूरा रिपीट करने से तो मैं रहा। बिल्कुल एग्जैक्ट समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, समझ आ जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। रफ आउटलाइन इज बेसिकली अ रफ स्केच ऑफ योर फाइनल आउटलाइन। इसके अंदर यू हैव टू मेक कपल ऑफ पिलर्स। या एक मिनट रुकें,
नहीं, इस लैपटॉप में नहीं है। आपने पहला पिलर बनाना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो दैट इज टोटली अप टू यू। 1 मिनट रुकें, यहाँ पे मैं कोई फाइल शेयर कर सकता हूँ? व्हाट्सएप पे फाइल शेयरिंग का ऑप्शन है? मेरे पास एक ये जो इवैल्यूएशन बैच चल रहा है उसका एक स्टूडेंट की आउटलाइन पड़ी हुई है, उससे मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जूम में आ गए, फाइल का ऑप्शन, योर कंप्यूटर, डाउनलोड्स। ये मैंने आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर की है, एक स्टूडेंट की इवैल्यूएशन हुई हुई है। इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ से आपको मैं ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। अब इसके अंदर टॉपिक मैंने दिया था, नेग्लेक्ट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर रीजंस फॉर पाकिस्तान बैकवर्डनेस। ये बेसिकली ये टॉपिक था। अब इसके अंदर इस बंदे ने पहला जो पिलर बनाया दैट वाज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप इसके नीचे 2-3 आर्गुमेंट्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। दूसरा इसने पिलर बनाया शेबी कंडीशंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, मतलब वो करंट सिचुएशन बताना चाह रहा है, वो एक पैराग्राफ में उसको डिफाइन कर देगा। तीसरे नंबर पे उसने अगला पिलर बना दिया, हाउ नेग्लेक्ट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। इसके नीचे उसने वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जंबल्ड आउटलाइन में जो पॉइंट्स थे वो उसके नीचे उसने दे दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सारी उस फॉर्म में। इसी तरह का एक और पिलर भी आप बना सकते हैं जो इसके नीचे आएगा। खैर इसका तो यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। आप एक और पिलर बना सकते हो जो कि कोई किसी और आर्गुमेंट से रिलेटेड हो, फिर इसके बाद एक और पिलर भी बना सकते हो, उसके नीचे आपने इस तरह पॉइंट्स आर्गुमेंट्स ऐड अप कर लेने हैं। ये फॉर्मेट होता है आउटलाइन बनाने का। आप समझ आई? No file is showing, can't see the file, no file, didn't get them, where is the file? मेरी तरफ से तो ये शेयर हुई हुई है। या आपको चैट में शेयर नहीं हुई? मैंने सारी कहानी सुना दी है, आप लोगों को फाइल ही शेयर नहीं हुई। चलो मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगी है जी। इसको ओपन कीजिए। पहला पिलर इसने इंट्रोडक्शन का बनाया, जैसे मैंने कहा कि उसके नीचे आप सब पॉइंट्स बना सकते हैं। दूसरा पिलर कंडीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके नीचे भी आप सब पॉइंट्स दे सकते हैं, उसके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आप डिफाइन करना चाहें तो। तीसरा पिलर उसने बनाया कि कैसे ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर और उसमें नेग्लेक्ट की वजह से हम बैकवर्ड रह रहे हैं, उसके नीचे उसने सारे उसके आर्गुमेंट्स दे दिए। इसी तरह आप एक और पिलर भी बना सकते हैं, उसके नीचे आप मजीद आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ योर आउटलाइन। समझ आ गई? ठीक हो गया? स्टिल आप इसको लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, अगर स्टिल भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी, यू कैन क्वेश्चन मी। व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो और आप कहीं पे भी पूछ सकते हो।
अब आते हैं टुवर्ड्स फाइनल आउटलाइन। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा आउटलाइन मेकिंग में। आपने जो रफ आउटलाइन बनाई उसी को नीट फॉर्म में लिखने का नाम इज फाइनल आउटलाइन। बेसिकली आप रफ आउटलाइन से वहीं पे आंसरिंग शीट की बैक साइड पे ही आपने इसको बनाना है, आपने उसको स्टार्ट में भी पुटअप नहीं करना। इस दौरान लिखते हुए भी, जैसे कि मैंने सब स्टेप्स में बताया, आपके जहन में नए आइडियाज आएंगे, नए पॉइंट्स आएंगे, आप उनको रफ आउटलाइन में ऐड करेंगे और फिर एज पर सीक्वेंस इस फाइनल आउटलाइन में आप उसको पुटअप कर सकते हो। उसको रीरीड कीजिए और गिवन टाइम के अंदर फाइनलाइज कीजिए। अभी आपने इसको जो नीट साइड ऑफ योर आंसरिंग शीट है, अभी आपने इसको वहां पे नहीं लिखना। उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसके लिए सेपरेट आपके लिए 10 मिनट रखे थे। 40 मिनट में वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और सारे काम आपने करने हैं। जो फाइनल आपने नीट साइड पे आउटलाइन बनानी है उसके लिए 10 मिनट सेपरेट पड़े हुए हैं अभी आपके, और ये लास्ट पे यूटिलाइज होंगे, शुरू में यूटिलाइज नहीं होंगे। आखिरी 10 मिनट आपने इस पे यूटिलाइज करने। आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने आउटलाइन बनाई और उसके अंदर आपने उसके लाइंस, फाइनल आउटलाइन जो आपने रफ साइड पे बनाई उसमें आपने लाइंस काउंट कर लेनी है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7, फर्ज करें 25 लाइंस के ऊपर आपकी आउटलाइन बन गई है। आपने क्या करना है, शुरू में जहां पे आपने ऐसे जहां से स्टार्ट करना है वहां पे 25 की बजाय 27 या 28 लाइंस खाली छोड़ के उससे आगे अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना शुरू कर देना। अभी उसके लिए सिर्फ खाली जगह छोड़ देनी है। अब ये जगह हमने क्यों छोड़ी है, जब आप कोई भी चीज लिख रहे होते हो तो आपका ब्रेन आपको बड़े ब्रिलियंट किस्म के नए आइडियाज बताता है जब आप उसके ऊपर लिखना शुरू करते हो। अब अगर तो आपने फाइनल आउटलाइन पहले ही नीट करके लिख ली हुई है तो आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा कि आप नए आर्गुमेंट्स उसके अंदर ऐड कर सकें और ऐसे के अंदर वो आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सकें। लेकिन अगर आपने वो फाइनली नीट नहीं लिखी हुई और आपके जेहन में कोई नया आर्गुमेंट आया, फॉर एग्जांपल आप आधा ऐसे लिख चुके हैं, वहां पे आपके जेहन में एक पैराग्राफ आया, एक नया आइडिया आया, तो उस आइडिया को आप उसी के अकॉर्डिंगली, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जो आपने आंसरिंग शीट की बैक साइड पे फाइनल आउटलाइन बनाई थी उधर ऐड कर लीजिए, वहां पे वो आइडिया लिख लीजिए और जब आपके पास एंड पे 10 मिनट बचेंगे उसमें आपका वो नया आइडिया भी एडिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो शुरू में जगह नहीं छोड़ी हुई और आपने पहले ही आउटलाइन लिख ली हुई है, फाइनलाइज कर ली हुई है, तो फिर आपके पास कोई नया आर्गुमेंट ऐड करने की गुंजाइश नहीं होगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर लें और ये अक्सर होता है। 90% केसेस में ये होता है कि आप जब एक चीज लिख चुके होते हो उसके बाद आपको ज़हन में आता है यार ये भी मैं लिख लेता, ये भी लिख लेता, तो वो आपका चीज इसमें कवर हो जाती है। ये था लेक्चर ऑन हाउ टू मेक एन आउटलाइन। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, उसके ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है और विद इन 3 डेज आपने वो मुझे सबमिट करवानी है पीडीएफ फॉर्मेट में, व्हाट्सएप ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये, कोई भी टॉपिक देंगे उसके लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है?